सो हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिक्योरिंग वेब एप्लीकेशंस के बारे में। और ये वीडियो नंबर 15 है, यानी कि 15वीं वीडियो है। और इससे पहले जितनी भी वीडियो सीरीज़ मैंने अपलोड किया, इसका प्लेलिस्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो लोग नए हैं डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरी प्लेलिस्ट चेक करें। और डे 15 आज है और हम लोग एथिकल हैकिंग के वर्जन 1 को समझ रहे हैं यहाँ पर, जो कि खुद की मेरी बुक है। तो ये बहुत ही लेटेस्ट सिक्योरिटी को देखते हुए ये पूरा कंटेंट आपको समझने को मिलता है। आ जाते हैं अपने पॉइंट पर, जो कि सिक्योरिंग वेब एप्लीकेशंस। ओके, तो हम लोग आज के समय पर डिफरेंट टाइप्स के वेब एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसके थ्रू हम वेबसाइट डेटा या फिर ऑनलाइन सर्फिंग, ब्राउजिंग, ओके, ये सारे कंटेंट को यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो जितना भी हमें टेक्नोलॉजी अपडेट देखने को मिलता है, उतना ज़्यादा उसके अंदर सिक्योरिटी थ्रेट्स, उसके अंदर वल्नरेबिलिटीज़ और ये सब चीज़ें भी मेंटेन और मैनेज करना होता है। आज हर एक पर्टिकुलर यूज़र या जो डेटा है किसी भी पर्टिकुलर यूज़र का, वो काफ़ी सेंसिटिव हो चुका है। इवन देन आपके पास एक फ़ोन है या फिर एक लैपटॉप है, उसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल सेंसिटिव डेटा हम लोग रखकर इस्तेमाल करते हैं। पर्सनल डेटा होता है, प्राइवेट डेटा होता है, बहुत सारे तरीके के इन्फॉर्मेशंस हम लोग स्टोर करके चलते हैं। तो वेबसाइट पर हम लोग, अगर मान लिया कि एक फेसबुक वेबसाइट की हम लोग बात करें, तो फेसबुक पर भी हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के हम पोस्ट अपडेट करते हैं, है ना। यानी कि अगर उसका क्रेडेंशियल हमारे पास है तो हम अपने अकाउंट को अपने फेसबुक या कहीं पर भी लॉगिन करते हैं और फिर उस पर पोस्ट अपडेट करते हैं। वहाँ पर फोटोज़, वीडियोज़ जो भी चाहिए वो अपलोड करते हैं और अपने अकाउंट को जेन्युइन तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो वैलिडेटेड यूज़र ही उस पर्टिकुलर अकाउंट को इस्तेमाल कर सकता है। आप कोई भी अगर फेसबुक पर जाए, हमारी प्रोफाइल को एक्सेस कर ले, तो वहाँ पर सिक्योरिटी क्या होती है, वेब सिक्योरिटी वहाँ पर डाउन होती है। पर्टिकुलर एप्लीकेशन की सिक्योरिटी मेंटेन नहीं है, तो कहीं ना कहीं बैकएंड में कोई कमी होती है, तभी इस तरीके का प्रोसेस हैकर अटैकर परफॉर्म कर पाता है किसी भी विक्टिम मशीन के अंदर। ओके, तो फिलहाल एक छोटा सा ये एक थ्योरी था। अभी यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकल के साथ इस चीज़ को परफॉर्म करने वाले हैं। जैसे सिक्योरिंग वेब एप्लीकेशन इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ प्रैक्टिसेस। अब ऐसा नहीं है कि आप एक वेब सिक्योरिटी या वेब एप्लीकेशन की सिक्योरिटी को मेंटेन करना चाहते हो या समझना चाहते हो तो सिंपल कोई एक पर्टिकुलर या एक पैटर्न में आप इसको समझ जाओगे। देयर आर मल्टीपल्स ऑफ प्रैक्टिसेस, देयर आर मल्टीपल्स ऑफ लैब्स। ओके, बहुत से यहाँ पर सिनेरियोज, एल्गोरिदम फॉलो करने होते हैं ताकि हम अपने वेब एप्लीकेशन की सिक्योरिटी को मेंटेन कर पाएँ। जो भी मिलने वाले थ्रेट्स होते हैं, मलेशियस प्रोग्राम्स होते हैं, मेलवेयर एक्टिविटीज़ होते हैं, वायरस वॉर्म्स का जो खतरा होता है, या कोई भी हैकर अटैकर जब डायरेक्टली हमारे पर्टिकुलर डेटा को ब्रीच करने की कोशिश करता है। मान लिया कि मैं एज अ यूज़र एक बैंकिंग साइट ओपन करता हूँ और इसमें अपना ट्रांजेक्शन सेंड और रिसीव करना चाहता हूँ किसी को, ठीक है। तो मैं अपना बैंकिंग साइट लॉगिन करूँगा और जब भी बैंकिंग साइट लॉगिन होगा तो हमारे सिस्टम के साथ इसका एक सेशन क्रिएट होगा। फिर यहाँ से जो भी हम इनपुट देंगे उस अकॉर्डिंग हमारा ये पर्टिकुलर सर्वर हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा। अगर हम किसी को फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो फिर हम यहाँ से इनपुट देंगे, वो फ़ंड ट्रांसफ़र होगा। बट अगर वल्नरेबिलिटी या कहीं कोई कमी होती है तो हैकर अटैकर या विक्टिम के इस मशीन का इस्तेमाल करते हुए या विक्टिम को इस्तेमाल करते हुए ये इससे पर्टिकुलर इनपुट को ट्रिगर करवा लेता है और फंड एक्स पर्सन में या जेन्युइन पर्सन में ना ट्रांसफ़र होकर कहीं और ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरीके की भी सिक्योरिटी होती है। कभी कभी हमें क्रेडेंशियल्स हैक हो जाता है, जैसे कि अब ये यूज़र है, इसने इस साइट को लॉगिन करके अपने सिस्टम के साथ सेशन इस्टेब्लिश कर रखा है। अब कहीं ना कहीं इस सिस्टम के लिए सेशन आईडी होगा और इस सेशन आईडी को अगर कोई विक्टिम कोई हैकर अटैकर पा जाता है तो बहुत आसानी से इसके सेशन को यूज़ कर सकता है। तो बहुत आसानी से ये चीज़ परफॉर्म करी जा सकती है और ये सभी सिक्योरिटी मेंटेन करना आज के समय पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट। कितने सारे ऐसे सिक्योरिटी वैलिडेशन या इनपुट होते हैं या सिक्योरिटी प्रोसेस होते हैं, कुछ की कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर समझने जा रहे हैं। पहला है इनपुट वैलिडेशन। देखो, जब भी हम किसी भी साइट को एक्सेस करते हैं और वहाँ पर कोई इनपुट देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से ये YouTube ओपन किया और मैं यहाँ से साइन इन करता हूँ। साइन इन करने के लिए अब एक प्रॉपर यहाँ पर इनपुट वैलिडेशन देना होगा, मतलब एक जेन्युइन यूज़र नेम, जेन्युइन पासवर्ड, ये सब देना होगा। अगर मैं
किसी भी अपने अकाउंट को लॉगिन करता हूँ उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर काम करूँगा, या सिंपल मैंने यहाँ पर एक अकाउंट लॉगिन किया testfire.net, ओके, जो कि अभी ये साइट आप देख रहे थे। तो साइन इन करने के बाद मुझे एक जेन्युइन यूज़र नेम और एक जेन्युइन पासवर्ड चाहिए। अगर यहाँ से हम एक इनपुट अवेलेबल, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया ऐसे ही रैंडम, मैंने एक ये लिखा एक ये लिखा। अब देखते हैं एंटर करने के बाद एरर क्या आता है। मैंने यहाँ से लॉगिन किया, अब देखते हैं एरर क्या आता है। तो एरर कुछ इस तरीके से देखने को मिला कि लॉगिन फेल्ड, वी आर सॉरी बट द यूजर नेम और पासवर्ड वाज नॉट फाउंड और इन आवर सिस्टम, प्लीज ट्राई अगेन। ओके, ये कुछ वैलिडेशन मैंने दिया, कुछ इनपुट वैलिडेट किया मैंने। सिंपल यहाँ पर कुछ मतलब कि इनपुट दिया, बट यहाँ पर हमारे सिस्टम ने वैलिडेट नहीं किया, मीन्स ये जो सर्वर है इसने वैलिडेट नहीं किया। रीज़न क्या हो सकता है कि मैंने सही यूज़र नेम या सही पासवर्ड नहीं दिया। दोनों में से दोनों गलत हो सकता है, या पर्टिकुलर एक गलत हो सकता है ना। तो फिर ये जो इनपुट वैलिडेशन का ये प्रोसेस, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लाइक यूज़र नेम मैंने डाला तो यूज़र नेम मैच नहीं हुआ तो फिर ये यूज़र नेम को डिटेक्ट कर ले, या यूज़र नेम की लिस्ट दिखा दे कि इस नेम से ये यूज़र या ऐसा कुछ है। तो एग्जैक्टली ये कहीं ना कहीं वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं कि किसी भी यूज़र, अब इस सिस्टम के अंदर मल्टीपल यूज़र डेटाबेस हो सकता है, और अगर मैं मिलता जुलता कोई यूज़र नेम डालता हूँ और वो उससे मिलते जुलते यूज़र नेम को सजेस्ट कर दे तो एक वल्नरेबिलिटी यहाँ पर होगी। हालांकि ये थोड़ा सा लाइक एक मतलब कि जस्ट कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ, बट यस ऐसा होता है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या हमारे पास इनपुट वैलिडेशन, मीन्स वी कैन सैनिटाइज एंड वैलिडेट ऑल यूजर इनपुट टू प्रिवेंट एसक्यूएल इंजेक्शन। हम लोग इनपुट वैलिडेशन क्या करते हैं, ऑथराइज करते हैं, या फिर किसी भी वेब एप्लीकेशन पर इस चीज़ को मेंटेन किया जाता है कि वो एसक्यूएल इंजेक्शन या ऐसा एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म ना हो। क्योंकि एसक्यूएल इंजेक्शन जब भी परफॉर्म होता है किसी भी वेब एप्लीकेशन पर या किसी साइट पर, किसी सर्वर पर, तो उसके अंदर जितने भी यूज़र, रजिस्टर्ड यूज़र होते हैं, वैलिडेट यूज़र होते हैं, वैलिडेटेड यूज़र होते हैं, उन सब की डिटेल्स हैकर अटैकर के पास चली जाती है, और हैकर अटैकर बहुत आसानी से उस पर्टिकुलर यूज़र के डेटाबेस को इस्तेमाल करते हुए उसके डेटाबेस में एंटर कर लेगा, और जैसा चाहे वैसा एल्गोरिदम वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकता है, या कुछ भी उसके अकाउंट के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। ऐसे हमारे पास XSS क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है, इंजेक्शन अटैक का ऑप्शन आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक जेन्युइन यूज़र और जो भी हमारे इनपुट्स हों उसको वैलिडेट करने के साथ ये सारी चीज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि साइट पर किसी भी यूज़र नेम से मैं लॉगिन करता हूँ हो जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक रजिस्टर्ड ऑथोराइज इनपुट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन, these are both are very important. Means user can use or we can use strong password policy. okay, strong password policy means कभी कभी, अब देखो सिंपल सा, मैंने यहाँ पर एक साइट ओपन किया और मैंने यहाँ पर लिख दिया एक सिंपल यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन, और एक पासवर्ड भी 2-3 डिजिट का मैंने दे दिया और ओके किया। यहाँ पर मैं हो गया लॉगिन। अब देखो लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है। जब मैं लॉगिन हो गया तो कितना इजी था, कितना छोटा सा पासवर्ड था। इज दिस सेफ एंड सिक्योर? नो। तो इसके सर्वर एंड पर ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि यूज़र, जैसे कि मान लिया हम बहुत सारी ऐसी वेबसाइट पर रजिस्टर करते हैं, तो आप देखते हो कि अगर 123 आप पासवर्ड देते हो वो एक्सेप्ट नहीं करते, कहता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करो जिसमें साइन, सिंबल, न्यूमेरिक, अल्फ़ा सब होना चाहिए। तो वो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एल्गोरिदम को सपोर्ट करने वाला साइट है, तो वहाँ पर हमें एक बेटर सिक्योरिटी देखने को मिलता है। एंड 110% अगर मैंने यहाँ पर इस अकाउंट को लॉगिन किया तो अब आपने देखा कि कोई पासवर्ड तो मैंने अप्लाई किया, बट कोई भी तरीके का यहाँ पर OTP, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, चाहे वो OTP हो या फिर वो ईमेल कन्फर्मेशन हो, किसी भी तरीके का वन टाइम पासवर्ड या फिर कोई लिंक नहीं मिला कि उसको वैलिडेट कर सके इसके इनपुट को। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल कर सकते हैं, राइट। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, अब देखो प्रैक्टिकल अगर समझना है तो ये थ्योरेटिकल पार्ट आप पहले अच्छे से समझो, राइट। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर एक और वेबसाइट ओपन कर लिया, लाइक मैंने कोई भी मान लिया कि मैंने यहाँ पर gmail.com लॉगिन किया। अब gmail.com पर जब मैं लॉगिन करता हूँ, अपना क्रेडेंशियल, अपना अकाउंट यहाँ पर
अपना यूज़र नेम यहाँ पर इनपुट करूँगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें स्टेप देखने को मिलेगा। ये उसके अकॉर्डिंग वो पासवर्ड पूछेगा, फिर पासवर्ड जैसे ही वेरीफाई होगा वो आपसे लाइक OTP पूछेगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ से पूछी जाएंगी। अगर मैं साइन इन करता हूँ और यहाँ से अगर मान लिया कोई भी XYZ यूज़र नेम मैं यहाँ से ऐड करता हूँ और उसके बाद जैसे मैं नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पासवर्ड और सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो ये चीज़ हमारा क्या होता है कि पासवर्ड OTP सब कुछ यहाँ पर होता है, तो एक सिक्योर एल्गोरिदम है, बट यहाँ पर ये सिक्योर एल्गोरिदम फंक्शन नहीं कर रहा है। एंड इन्फोर्स रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, RBAC, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल हमें यहाँ पर मिलना चाहिए। अगेन एक पॉइंट यहाँ पर आ जाता है वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी में, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक यूज HTTPS, है ना। मीन्स यहाँ पर हमारा SSL एंड TLS लेवल की सिक्योरिटी मिल जाती है। अब ये एक वेबसाइट है जो कि आपके सामने आप देख सकते हो, मैंने इसको एक्सेस किया। एंड अनदर मैं एक यहाँ पर वेबसाइट ओपन करता हूँ जो कि है sikholive.com, विच इज़ माई साइट। और मैंने इस साइट को जस्ट चेक किया। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पजेज, ओके। सो इसको ध्यान देंगे, ये डिस्क्लेमर है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, ओके। तो जस्ट मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ लाइक माई साइट। तो मेरा इंटरनेट आई थिंक अभी थोड़ा वो है, और यहाँ पर आप देख सकते हो दो साइट मैंने ओपन किया। एक साइट में लिख के आ रहा है कि कनेक्शन इज़ नॉट सिक्योर, और एक साइट पर लिख कर आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हो कनेक्शन इज सिक्योर। दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर आप देखेंगे तो HTTPS मीन्स SSL सर्टिफिकेट या TLS सिक्योरिटी हमें देखने को मिलता है, बट यहाँ पर कोई ऐसी सिक्योरिटी नहीं, HTTP का एप्लीकेशन हमें देखने को मिलता है। तो ये दोनों वैलिडेट करते हैं कि अगर हम विदाउट S जाते हैं तो हमारा जो सेंडिंग रिसीविंग है डेटा का वो प्लेन टेक्स्ट में होगा। मतलब कि इन केस फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक टूल रन करता हूँ विच इज़ वायरशार्क, और जैसे मैंने इसको लॉन्च किया और मैंने अपने अकाउंट मतलब अपने नेटवर्क को वेरीफाई किया, और मैं यहाँ पर आता हूँ और इस पर्टिकुलर साइट को मैं लॉग ऑफ करता हूँ, लॉग इन करता हूँ, एंड यहाँ से यूज़र नेम मैं देता हूँ और पासवर्ड मैंने दे दिया। मान लिया पासवर्ड मैंने दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ऐसा कुछ ट्राई किया जस्ट फॉर एग्जांपल, लॉग इन किया। अब मान लिया कि ये लॉग इन हो गया, वैसे मैंने गलत पासवर्ड इस्तेमाल किया, ये लॉग इन हो गया। और अब मुझे चेक करना है कि HTTP की ये ट्रैफिक है, ये कौन सी ट्रैफिक है, HTTP की। तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ और यहाँ से मैं फ़िल्टर लगाता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि कैसे प्लेन टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है। HTTP की ट्रैफिक मैंने चेक किया और HTTP का डेटा फिल्टर करने के बाद मैं यहाँ से राइट क्लिक करके फ्लो में आके TCP स्ट्रीम मैंने चेक किया। अब यहाँ पर यूज़र नेम आप देखो, एक सेशन ID भी हमें यहाँ पर देखने को मिल गया। जस्ट मैं स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आता हूँ और यूज़र नेम देखो एडमिन है, और पासवर्ड यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 इस्तेमाल किया गया है ना। यानी कि इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम को देखो कि यूज़र नेम क्या इस्तेमाल किया गया, विच इज़ UID एंड देन पासवर्ड। तो एग्जैक्टली यही प्लेन टेक्स्ट होता है। मतलब कि ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है या जो रिसीव हुआ है, हैकर अटैकर भी इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को अगर रिसीव करता है तो बहुत आसानी से ये समझ जाएगा, या प्लेन टेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन को वो रीड कर सकता है, कौन सा ब्राउज़र है क्या है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इधर मिल जाती है। बट वहीं पर एक इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन अगर हम इनेबल करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं इस साइट को कर देता हूँ डाउन, मैं अपनी साइट पर आ गया और मैं यहाँ से डैशबोर्ड को लॉगिन करता हूँ, और लॉगिन करने के लिए मैंने यहाँ पर भी यूज़र नेम एडमिन दे दिया, पासवर्ड मैंने सेम दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 समथिंग, एंड साइन इन किया। साइन इन करने के साथ देखो यहाँ पर पासवर्ड वैलिडेट नहीं हुआ क्योंकि मैंने जस्ट रैंडम ट्राई किया था, और मैं वायरशार्क को ओपन करके यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, स्टॉप कर दिया और जस्ट मैं यहाँ से आ जाता हूँ और HTTPS की सर्विस को चेक करता हूँ। HTTPS, अब ये सब देखो हमारा क्या HTTPS है, ओके, HTTPS है ये सारा कुछ, HTTP एंड HTTPS। तो एग्जैक्टली अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ जो कि सीखो लाइव के बारे में या कुछ अपडेट दे रहा है ना, टेक्स्ट रिकॉर्ड और बहुत सारी चीज़ें ये दे रहा है, तो मैं अगर इस पर्टिकुलर डिटेल पर क्लिक करके फ्लो, TCP स्ट्रीम, UDP स्ट्रीम, है ना, अगर मैंने UDP चेक करना है तो UDP, TCP है तो TCP, ओके। तो मैं थोड़ा सा इधर आ गया TCP,
एंड अगर मैं यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ फ्लो में आके TCP स्ट्रीम, कोई भी इनक्रिप्टेड डेटा आप देखो कितना सिक्योर है। मैं एक बार यहाँ से क्लिक करता हूँ, ये सिंपल जो साइट नेम लिख कर आ रहा था, साइट नेम, तो यहाँ पर देखो सीखो लाइव सीखो लाइव सीखो लाइव, ये सारा साइट है। राइट क्लिक करते हैं, अब हमारे पास UDP स्ट्रीम है तो इसमें आ जाते हैं एंड यू कैन सी कि आप यहाँ पर डेटा प्रॉपर पढ़ पाओगे, क्या दिया गया है क्या नहीं है ना। तो इट इज़ टफ, ओके, आप यहाँ पर इसको नहीं समझ पाएंगे क्या है कैसे है, और एग्जैक्टली आपको डेटा नहीं मिलेगा कि क्या यूज़र ने इनपुट दिया था, ठीक है। तो इनक्रिप्टेड कोडेड वैल्यू में आता है, जो भी इंफॉर्मेशन आप उधर ऐड रिमूव करते हो या मैनेज करते हो वो एक कोडेड वैल्यू में आता है। तो हम लोग मॉनिटरिंग में क्या समझ रहे हैं, या एक सिक्योरिटी एल्गोरिदम में क्या समझ रहे हैं कि अगर हमारी साइट HTTP है तो वो बहुत आसानी से हैकर अटैकर द्वारा उसमें जो भी इनपुट दिया जा रहा है वो पढ़ा जा सकता है, बट HTTPS की सिक्योरिटी मेंटेन होती है। फिर हमारे पास आ जाता है सेशन मैनेजमेंट। सेशन मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा स्टेप है जिसका इस्तेमाल करके हैकर अटैकर आपके सिस्टम से कुछ भी करवा सकता है। यानी कि अगर मान लिया कि मैं यहाँ पर आया और यहाँ से मैंने एक सेशन इस्टेब्लिश कर रखा है इस साइट पर, मैं साइन इन करता हूँ और मैंने यहाँ से इसका यूज़र नेम दे दिया एडमिन, और मान लिया पासवर्ड मैंने कुछ देकर जो भी है एंटर किया और मैं यहाँ पर लॉगिन हो गया। यू कैन सी मैं यहाँ पर लॉगिन हो गया। तो लॉगिन करके मैं गो करता हूँ और जो भी ट्रांजेक्शन जैसा भी कुछ करना है मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। तो एग्जैक्टली मेरा एक सेशन इस्टेब्लिश हुआ किस में, testfire.net साइट और मेरे पर्टिकुलर सर्वर के बीच में। तो सेशन में होगा क्या कि हमारे सिस्टम पर, है ना, हमारे सिस्टम पर एक सेशन आईडी क्रिएट होगा, एक मेमोरी बनेगी, एक पर्टिकुलर मेमोरी के अंदर इसका सेशन आईडी क्रिएट होगा, और ये सेशन आईडी में इस पर्टिकुलर सेशन का क्रेडेंशियल समझ लो स्टोर है। तो यूज़र जैसे यहाँ से अकाउंट सेलेक्ट करता है, ट्रांसफ़र फंड करता है, जो भी ये सेलेक्ट करता है वो सेशन के द्वारा वैलिडेट होता है, क्योंकि यूज़र ने नया इनपुट जैसे यहाँ पर दिया वो हमारे सर्वर पर गया, सर्वर ने सेशन में चेक किया कि वो पर्टिकुलर यूज़र लॉगिन है कि नहीं है, तो लॉग्ड इन यूज़र है तभी ये रिक्वेस्ट को वो करेगा, नहीं तो फंड ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पर अमाउंट ट्रांसफ़र मान लिया कि 2 लाख रुपए मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, ठीक है, या 20 लाख में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, ट्रांसफ़र मनी मैंने जस्ट यहाँ पर प्रोसेस अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है, क्या करना है, ठीक है, वट एवर। तो वो चीज़ मुझे करते हुए जस्ट ट्रांसफ़र मनी को फॉलो करना है एंड डन। तो आप देखो सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड, ओके, तो ये ट्रांसफ़र हो गया। अब ट्रांसफ़र करने का मतलब कि अगर कोई हैकर अटैकर इसके अंदर लाइक एक स्क्रिप्टिंग होती है, या बोल सकते हैं कि साइट लेवल का एक वल्नरेबिलिटी है, अगर यहाँ पर यूज़र ऐसा कोई इनपुट जैसे थर्ड यूज़र को इनपुट करवा देता है इस सेशन के साथ, तो ये फंड जो है किसी के भी अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा जैसा वो चाहता है, ठीक है। आजकल इस तरीके का अटैक बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, गूगल फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए सामने कुछ और डिटेल होती है, बट लिंक पर जाकर जब आप प्रोसेस करते हो तो वो X पर्सन को नहीं Y पर्सन को फंड ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर वो पूरा लिंक प्रिपेयर करके रखा जाता है ना। तो मेरे कहने का मतलब कि एक बहुत ही लाइक सेशन मैनेजमेंट क्या होता है, एक बहुत ही लाइक प्रायोरिटी या फिर बहुत ही सिक्योर प्रोसेस में काम करा जाने वाला सेशन होता है, और हमेशा सेशन को सिक्योर करके रखना चाहिए। अपने सिस्टम पर कोई भी आईडी आप इस्तेमाल कर रहे हो, कोई भी अकाउंट लॉगिन कर रहे हो तो प्रॉपर उसको लॉग आउट कर दो, है ना, ये सारी चीज़ें। हालांकि बैंकिंग साइट वगैरह में कुछ देर तक आप काम नहीं करते हो तो आपका सेशन एक्सपायर हो जाता है, बट बहुत सारे से जीमेल वगैरह एक बार लॉगिन करके छोड़ दो आप, जब तक लॉग आउट ना करो या सेशन या कुकीज़ को डिलीट ना करो तब तक वो बना होता है। तो ये सेशन जो भी आपने यहाँ पर क्रिएट किया है, इस पर आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में आ जाओ और मेमोरी के अंदर या स्टोरेज में आ जाओ। देखो यहाँ पर कुकीज़ आएगा और कुकीज़ के अंदर देखो सेशन आईडी वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सेशन आईडी का मतलब कि हमारे सर्वर और हमारे इस कंप्यूटर के बीच में जो वैलिडेशन हुआ है ना, ये इसी सेशन आईडी के बिहाफ पर हुआ है, उसी पर ये फंड ट्रांसफ़र और सारी चीज़ें कर पा रहा है। तो अगर ये पहले से यूज़र लॉगिन है तो इसमें हम लोग इनपुट करवा सकते हैं या कोई लिंक क्रिएट करके इनपुट दिला सकते हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोला जाता है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। इसका मतलब क्या, अभी हम लोग देखते हैं। बस हमारा क्रॉस साइट फॉर्जरी आ भी गया। तो ये एक तरीके का क्या होता है कि क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी यहाँ पर होता है।
तो ये रिक्वेस्ट फॉर्जरी होता क्या है? इम्प्लीमेंट CSRF टोकन टू प्रिवेंट अनऑथोराइज एक्शन ऑन बिहाफ ऑफ यूज़र। तो हमें इसकी सिक्योरिटी को मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर एक यूज़र है, मान लिया कि ये यूज़र है और इस यूज़र ने कोई भी तरीके का इनपुट दिया और ये पर्टिकुलर मैं इस चीज़ को पहले यहाँ से मिनिमाइज कर दूँ। यस, तो आप यहाँ पर देख सकते हो क्या ये कह रहा है कि अगर इस यूज़र ने, मान लिया कि ये रोहन है, ठीक है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी क्या है ये समझो, ये रोहन है और इसका इस पर्टिकुलर साइट, मान लिया कि ये xbi.com करके ये वेबसाइट है, इसको ये लॉगिन करता है, ठीक है। अब ये अपने सिस्टम से अपना इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए ये लॉगिन करता है और लॉगिन करने के लिए इसने अपने पर्टिकुलर मशीन पर यूज़र नेम सही से दिया, पासवर्ड सही से दिया और सक्सेसफुली ये इस साइट को एक्सेस कर पा रहा है, लॉगिन कर पा रहा है, OTP वगैरह देकर, जो भी सारी चीज़ें। अब CSRF जो है ये करता क्या है? हम मान लिया कि एक अनदर पर्सन है और ये एज अ हैकर है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये अटैकर है। ये करता क्या है? सिंपल, और लाइक ज़रूर करना वीडियो को, है ना, और शेयर करना, इसको समझो अच्छे से। तो हैकर अटैकर जो है ये क्या करता है कि एक तरीके का लिंक जनरेट करवाता है ना, ये एक तरीके का लिंक प्रिपेयर करता है, लिंक क्रिएट करता है। अब उस लिंक में मान लिया कि ये अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया xbi.com और इस पर्टिकुलर अकाउंट से ये चाहता है कि अपने अकाउंट से ये फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहता है, जो कि 10 लाख रुपए है, ये ट्रांसफ़र करना चाहता है। अब ये ट्रांसफ़र किसको करना चाहता है? शोहन को करना चाहता है, जिसका अकाउंट ID है 0123, जिसका IFSC कोड है जो भी यहाँ पर होता है ये है 011, और मान लिया कि इसका नेम इसने दे दिया शोहन और इसका ब्रांच इसने दे दिया XYZ। पूरी डिटेल्स यहाँ पर इसको मिलती है, ये अपना इसके अंदर ऐड करता है। लेकिन ये हैकर अटैकर क्या करता है? एक ऐसा लिंक प्रिपेयर करता है ना, और ये क्या करता है कि उस लिंक के अंदर ये सभी डेटा इनपुट कर देता है ना। ये सारा डेटा क्या होता है? पहले से उस पर्टिकुलर लिंक में ऐड होता है, क्योंकि अगर ये लिंक पहले से बना लिया, ठीक है, इसने लिंक बना लिया प्रॉपर तरीके से कि हमें इस साइट पर जाना है, इस अकाउंट से इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, इसको पूरी डिटेल है। बट जैसे ये डायरेक्टली यहाँ से ये लिंक को ट्रिगर करेगा, यहाँ से एक्सेस करवाएगा, इसका तुरंत यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आएगा, फर्स्ट लॉगिन, मतलब कि विदाउट लॉगिन ये कैसे किसी भी लिंक को एग्जीक्यूट करवा सकता है, सर्वर इसको डिनाई कर देगा। तो हमें करना क्या होता है कि सिंपल, पहले एक ऐसा यूज़र चाहिए होता है जो कि पहले से लॉगिन करके बैठा हो। तो ये यूज़र जो है इसने अपना क्रेडेंशियल सब कुछ देकर लॉगिन करके बैठा है। अब ये यूज़र जो हैकर, ये क्या करता है कि ये इसके सिस्टम के लिए सोशल इंजीनियरिंग इस्तेमाल करते हुए किसी भी मेल के थ्रू, चाहे जैसे भी, ये एक स्ट्रेटजी है, और इसने यहाँ से उस लिंक को इसको ट्रिगर किया मेल के थ्रू कि ये सब कि इस लिंक पर जाओ और ऐसा करो, ठीक है। और गलती से ये जैसा भी है इसने इस पर्टिकुलर लिंक पर क्लिक किया, हालांकि इसको लगता था कि ये कोई और लिंक है, कोई दूसरा वो है, ये xbi.com का लिंक नहीं है, ये कोई और है, फेसबुक का है, ऐसा कुछ। ये कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है किसी भी उसमें। तो मैनिपुलेशन में क्या होगा कि ये पर्टिकुलर यूज़र उस लिंक को इस्तेमाल करेगा और जैसे उस लिंक पर क्लिक करके अगला स्टेप फॉलो करेगा, बैकएंड में, इसके सिस्टम से बैकएंड में एक एक्टिविटी होगी जो कि इस पर्टिकुलर साइट पर होगा, और बैकएंड में जितना भी इनपुट वैलिडेशन यहाँ पर कि किसके अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कितना करना है, कितना फ़ंड ट्रांसफ़र करना है, ये सब कुछ क्या होगा, इसके इस साइट, इस कंप्यूटर सिस्टम से इसके साथ वैलिडेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर कुकीज़ या सेशन बना हुआ है और इसी सेशन का इस्तेमाल करते हुए ये जो लिंक है वो वैलिडेट हो जाएगा और सर्वर उस तरीके का फ़ंड ट्रांसफ़र कर देगा, इनको पता भी नहीं चलेगा, राइट। तो क्योंकि एक जेन्युइन यूज़र का इस्तेमाल करके इस तरीके के एक्टिविटी को परफॉर्म किया गया है।
तो ये हमारा होता है CSRF, है ना, क्रॉस साइट एंड रिक्वेस्ट फॉर्जरी। ओके, तो इस तरीके से अटैक परफॉर्म करता है, या अटैक ये काम करता है। जो भी कुकीज़ हमारा होता है ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम पर स्टोरेज के अंदर इस तरीके का डेटाबेस देखने को मिलता है, जो कि यू कैन सी दिस इज़ द कुकीज़। और कुकीज़ में वेबसाइट, मल्टीपल वेबसाइट है तो मल्टीपल वेबसाइट आएगा, और यहाँ से आपको सेशन आईडी का वैल्यू मिल जाता है। ओके, अब इस सेशन आईडी के थ्रू हैकर अटैकर क्या कर सकता है, ये CSRF अटैक परफॉर्म करवा सकता है। तो बड़ी वल्नरेबिलिटी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, एक बहुत बड़ा अटैक यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इसके थ्रू, राइट। एंड यहाँ पर अभी हम लोग इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, बट यस मैं सेशन बेस्ड प्रैक्टिकल आपको दिखा दूंगा अभी जस्ट, कि कैसे सेशन बेस्ड हाईजैकिंग और सारी चीज़ें आप कर सकते हैं या होती है। टोकन बेस्ड प्रोटेक्शन, टोकन बेस्ड प्रोटेक्शन हमारा होना चाहिए, है ना, कि एक टोकन हमारा मतलब कि एक पर्टिकुलर टोकन फॉर्म और सर्वर से वैलिडेट कराने के लिए ऑप्शन होना चाहिए, है ना। और सेम साइट कुकीज़, ये चीज़ें ध्यान देना चाहिए कि कुकीज़ वगैरह का मिस यूज़ ना होने पाए, है ना। एंड जो भी हमारा हेडर वगैरह उसको प्रॉपर समझना चाहिए कि वो हेडर जेन्युइन सोर्स से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें जो भी इनपुट, गेट, पोस्ट, डिलीट, है ना, एंड पुट, ये सब रखा जा रहा है, इसका क्या मतलब है, इसके एक्शन को चेंज करने के लिए, या इसके अंदर कोई भी तरीके का रिवर्स चेंजिंग ना कर पाए कोई, बहुत सारी इसके अंदर सिक्योरिटी एल्गोरिदम को मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। कभी कभी साइट पर जब एरर आता है वहाँ पर भी हमें देखना होता है कि भाई साइट के अंदर एरर आया तो एरर में क्या डिटेल्स मिली, एग्जैक्टली वो भी एक वल्नरेबिलिटी होती है। इन केस अगर एरर के अंदर कुछ वल्नरेबल इन्फॉर्मेशन हैकर अटैकर को देखने को मिल जाती है तो उसका भी इस्तेमाल करके, या लॉग ऑफ एरर को इस्तेमाल करके वो इंटरनल सिस्टम के अंदर घुस सकता है। ये भी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि एरर क्या दिखाने वाला है सर्वर, अगर कोई भी वहाँ पर रॉन्ग इनपुट दिया जा रहा है तो। एंड सिक्योर डिपेंडेंसीज, ये हमेशा थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, फ्रेमवर्क और इन सारी चीज़ों को अपडेट करते रहना चाहिए। सिक्योरिटी हेडर्स, रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट, लास्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल्स, डेटा इंक्रिप्शन, बैकअप एंड रिकवरी, ये सब हमारे वेब एप्लीकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो मान लिया कि कुकीज़ बेस पर मैं एक छोटा सा लैब परफॉर्म करता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि क्या है कैसे है, राइट। तो मान लिया कि मैं यहाँ पर आ गया और मैंने ये लॉगिन कर लिया है, और मैं आ जाता हूँ एक अनदर ब्राउज़र पर जो कि है क्रोमियम वेब ब्राउज़र। अब क्रोमियम पर जब मैं इस साइट को ओपन करता हूँ testfire.net, तो ये कह रहा है कि आपको यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं या तो साइन इन करूँ, यू कैन सी ये साइन इन के लिए पूछ रहा है। साइन इन पर जब मैं जाऊँगा तो ये आपसे यूज़र नेम और इसके बारे में पूछेगा, तो नो इशू। मैं यहाँ पे आया और मैंने राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट किया, और मान लिया कि यहाँ से कुकीज़ किसी भी तरीके से इसने यहाँ से इसके सेशन आईडी को, ठीक है, इसके सेशन आईडी को यहाँ से कॉपी किया। मैं जस्ट फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, है ना, एप्लीकेशन के अंदर इसके कुकीज़ के साथ रिप्लेस कर दिया, हटाया चेंज करके और इसको हटा दिया। अब जैसे मैं यहाँ से पेज रिफ्रेश करता हूँ, अभी साइन इन है और यहाँ से आपको मिल जाता है साइन ऑफ। ओके, साइन ऑफ के बाद मैं यहाँ से आ गया व्यू अकाउंट समरी, नाउ गो, और देख सकते हो कि ये सारा काम मैं यहाँ पर कर पा रहा हूँ। अब देखो ये इधर भी कर रहा है, इसने किसी भी तरीके का यूज़र नेम, किसी भी तरीके का कोई डिटेल्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, है ना, कोई पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई यूज़र नेम की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये वो सारा काम कर सकता है जो उधर से अकाउंट कर सकता है। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में देखो 17/12/2024 का जो भी अपडेट है, क्या है, कितना विड्रॉल हुआ, कितना डिपॉजिट हुआ, कैसे हुआ, क्या है, वो सारी चीज़ें अकाउंट के बारे में एंड ऑल, बहुत सारी अपडेट या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो बहुत आसानी से इसके सिक्योरिटी को बाईपास किया जा सकता है, इसके सिक्योरिटी को हैक किया जा सकता है। ये CSRF के कोर लैब तो नहीं था, बट यस आपने थोड़ा सा आइडिया लिया होगा कि कुकीज़ का या सेशन का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे मिसयूज़ किया जा सकता है। ओके, अपने अलग अनदर 2 वर्जन जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें इन सब चीज़ों को और डीप एनालिसिस करके आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ। बट ये बुक आपको जानकारी में रखना है, तभी आप अगली 2 बुक को समझ पाएंगे या पढ़ पाएंगे। ओके, अब हमारे पास आ जाता है यहाँ पर लाइक FTP। हालांकि मैं वेब सर्वर यहाँ पर SQL वगैरह ऐड करता, बट SQL के लिए ये एनफ था। अभी हम लोग FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल पर आ जाते हैं। अब ये FTP है क्या? तो FTP हमारा क्या होता है कि एक तरीके का
FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, फाइल को ट्रांसफ़र करते हैं बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट विद द हेल्प ऑफ TCP/IP नेटवर्क। ओके, तो FTP TCP/IP नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। की पॉइंट्स के बारे में अगर हम लोग देखें लाइक अबाउट TCP, तो क्लाइंट सर्वर मॉडल यहाँ पर होता है जिसमें एक सर्वर होता है, एक क्लाइंट होता है। तो मेरे पास अभी अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं फॉर एग्जांपल के लिए, तो हमारे पास ये एक सर्वर है, यू कैन सी दिस इज सर्वर, और इस सर्वर का जो IP एड्रेस है वो है 11.138 और यहाँ पर हमारा FTP सर्विस चल रहा है। तो मैं 1138 को चेक कर लेता हूँ। जैसे ये देखो हमारा FTP 11.138, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर यूज़र इस तरीके का डेटा एक्सेस कर पा रहा है, FTP का डेटा। अब ये इस यूज़र का डेटा है, बट यहाँ पर अगर मैं किसी भी फाइल जिला वगैरह का इस्तेमाल करूँ, जैसे मैं यहाँ से रन करता हूँ, फाइल जिला है कि नहीं यहाँ पर मैं चेक कर लूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट लैब है, इसको समझना। फाइल जिला यहाँ पर है। अब इस फाइल जिला में 192.168 एंड मैं IP एक बार फिर से चेक कर लूँ। IP हमारे पास 11.138, तो मैंने यहाँ पर दे दिया 11.138। अब अगर मुझे यूज़र नेम उसका पता है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर दे दिया, पासवर्ड मान लिया कि मुझे पता है, तो मैं ये देकर, जैसे ही पोर्ट नंबर हमारा क्या होता है 21 होता है, तो मैंने यहाँ पर दे दिया लाइक 21 या 20। तो मैंने इसको जैसे ही क्विक कनेक्ट किया, अब ये ऑथोराइज करेगा और ओके कर देगा। तो पासवर्ड रिक्वायर्ड, यूज़र कांट लॉग इन, क्योंकि यूज़र नेम पासवर्ड मुझे सही से पता नहीं था। तो अगर मुझे सही से पता होता तो मैं यहाँ पर क्या कर पाता, इस चीज़ को लॉग इन कर लेता और मैं इस मशीन से उस सर्वर पर कुछ भी अपलोड कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो एक काम हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर क्रेडेंशियल्स को लेने के लिए, FTP के एक्सेस को लेने के लिए मुझे इस पर कोई ना कोई अटैक परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस अटैक को परफॉर्म करने के लिए पहले हम लोग समझते हैं कि इसका पोर्ट नंबर क्या होता है। तो इसका पोर्ट नंबर होता है लाइक 21। ओके, ये हमारा 21 पोर्ट से वर्क करता है। हालांकि यहाँ पर हमारा 22 भी होता है, बट 22 FTPS के लिए हम लोग देखेंगे, और 20/21 यहाँ पर होता है पोर्ट को अपलोड या डाउनलोड करने के लिए, मीन्स डेटा को अपलोड या डाउनलोड करने के लिए। एंड ऑथेंटिकेशन यहाँ पर यूज़र नेम एंड पासवर्ड चाहिए होता है ना, फॉर एक्सेस दी FTP सर्वर। तो यहाँ पर एटलीस्ट हम लोग एनोनिमस एक्टिविटी भी दे सकते हैं। एनोनिमस मतलब कोई भी उसको लॉगिन कर ले, या फिर स्पेसिफिक किसी यूज़र के द्वारा हम लोग FTP को अलाउ करा सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर अनइनक्रिप्टेड होता है डेटा, हमारा FTP के थ्रू क्या होता है, अनइनक्रिप्टेड होता है। मतलब कि जो भी डेटा सेंड और रिसीव होता है प्लेन टेक्स्ट में होता है, और जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन आप ऐड करते हो, इनपुट देते हो, वो प्लेन टेक्स्ट में होता है, तो कोई भी उसको बहुत आसानी से रीड कर सकता है। इसको सिक्योर करने के लिए इसका एक सिक्योर वर्जन होता है जो कि FTP सिक्योर बोलते हैं, या फिर SFTP बोलते हैं, जो कि SSH फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, जिसमें SSL और TLS की इंक्रिप्शन सिक्योरिटी मिल जाती है। ओके, और इसके अंदर वल्नरेबिलिटीज़ की हम लोग बात करें तो क्लियर टेक्स्ट होता है, ब्रूट फोर्स अटैक होता है, एनोनिमस एक्सेस होता है, कमांड इंजेक्शन होता है, पोर्ट स्कैन करके इसके लिए अटैक परफॉर्म हो जाता है, TFTP और इन सारी चीज़ों के लिए। तो ये हम लोग देखेंगे। अब चलो इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं कि भाई ठीक है, FTP का ये अटैक परफॉर्म कैसे होगा, या क्या इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, मिसकॉन्फ़िगरेशन ये सब है। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने काली लिनक्स की मशीन पर, और देखो मुझे इसका क्रेडेंशियल्स पता करना है। तो मैं इसको हटाता हूँ यहाँ पर, और मैं जस्ट यहाँ पर ट्राई करता हूँ एक टूल जो कि है यहाँ पर हाइड्रा, ठीक है। तो मैं जस्ट यहाँ से लिखता हूँ हाइड्रा और एंटर कर दिया। हाइड्रा एंटर करने के बाद आपको एक प्रॉपर अपडेट मिलेगा कुछ इस तरीके से, और ये पूरा स्क्रिप्ट एल्गोरिदम है, इसको आप कॉपी कर लो, है ना, कॉपी लिंक, और इस चीज़ को आप यहाँ से फॉलो कर सकते हो। तो एग्जैक्टली अगर मैं दिखाऊं तो मैंने यहाँ से टाइप किया लाइक हाइड्रा देना है स्पेस, या आई हैव ऑलरेडी कंप्लीट इस कमांड, तो जस्ट मैंने यहाँ पर हाइड्रा दिया, हाइड्रा स्पेस, एंड यू कैन सी ये। तो आई थिंक
ये प्रॉपर विजिबल है सबको। तो मैंने लिखा hydra-l। ओके, मैं इससे पहले सूडो लगा सकता हूँ ताकि ये एडमिन या रूट लेवल की प्रिविलेज ले ले। हाइड्रा, उसके बाद -l। मैंने यहाँ पर यूज़र नेम वेरीफाई किया, एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि विंडोज़ इकोसिस्टम है तो बाय डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट इनेबल होता है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट अवेलेबल होता ही होता है। लाइनेक्स है तो रूट होता है। तो ये चीज़ आप गेस कर सकते हो। और आपको पता कैसे चलेगा कि ये विंडोज सर्वर है या लिनक्स है? तो इसके लिए आपको ट्राई करना पड़ेगा nmap, जो कि मैं स्टार्टिंग में बता आया हूँ। आप पूरी सीरीज अगर देख रहे हो तो फिर ये प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगा, आप आसानी से इसको लर्न कर सकते हो, ठीक है। फिर -p से मैं इजली यहाँ पर समझ जाऊँगा कि भाई ये पासवर्ड लिस्ट पूछ रहा है, और पासवर्ड लिस्ट आपको यहाँ पर देना। पासवर्ड लिस्ट आप अपने USR शेयर के अंदर से निकाल सकते हैं, या फिर आप गिटहब की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको अपने सर्वर का FTP URL देना है। जैसे ही आप अटैक परफॉर्म करोगे आपसे क्रेडेंशियल पूछेगा, एंटर करो, एंड ये क्या बोल रहा है, hydra-l एडमिनिस्ट्रेटर एंड यस। तो कह रहा है कि हाइड्रा, या फिर 1 मिनट, लिंक मैं प्रॉपर देता हूँ, hydra-l। ओके, और उसके बाद यूज़र नेम मैंने यहाँ पर दे दिया, गेस किया, या यूज़र नेम का आप लाइक डिक्शनरी भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ब्रूट फोर्स अटैक में इसको आप ऐड कर सकते हो। p देना है, और पासवर्ड लिस्ट, आई थिंक यहाँ पर मेरे पास कोई पास लिस्ट है, तो पास लिस्ट यही इशू था। देखिए यहाँ पर कोई भी पासवर्ड लिस्ट तो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, लाइक होम एंड ऑल, होम पर आ जाते हैं, और होम पर पास लिस्ट .txt करके है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो मल्टीपल पासवर्ड यहाँ पर आपके स्टोर है। तो मुझे क्या करना है, //home, एंड इसके अंदर पास होम, या फिर मैं / अब ये जो होम है इसका ये जो लिस्ट है, इसको मैं अगर ओपन टर्मिनल कर लूँ लिंक एनालाइज करने के लिए, तो होम काली, या फिर pwd home/काली। ओके, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ होम काली। क्या अभी यहाँ पर पास लिस्ट txt आ गया? तो ये एक्सटेंशन आपको वेरीफाई कर लेना है, ftp:// एंड 192.168.11.138, और उसके बाद इस चीज़ को आप अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर आपको 21 का एक अपडेट मिल जाएगा जो कि एडमिनिस्ट्रेटर, और इसका पासवर्ड admin@123 है। सिंपल, जब भी हमें ये मिल जाएगा। अब देखो बैकएंड में अगर ये इनसिक्योर है तो फिर हैकर अटैकर मॉनिटर करके, अगर आप जेन्युइन यूज़र हो, फॉर एग्जांपल के लिए आप एक जेन्युइन यूज़र हो, आपको ये नहीं पता, चलो ठीक है ये पता चल गया, तो मैं यहाँ से लॉगिन कर लूँगा, है ना। यूज़र नेम तो एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, पासवर्ड भी मैं यहाँ पर admin@123 देकर, जैसे ही मैं 21 पोर्ट देकर क्विक कनेक्ट करूँगा मैं लॉगिन हो जाऊँगा। बट अब मान लो कि आप एक जेन्युइन यूज़र हो और आप सर्वर पर खुद लॉगिन कर रहे हो, ये हैकर अटैकर नहीं है, तो क्या होगा। अब देखो मैं यहाँ से मॉनिटरिंग टूल इनेबल करूँगा, जो कि हैकर अटैकर मॉनिटरिंग एल्गोरिदम को इनेबल कर लेता है मशीन में, और फिर वो पता कर लेगा कि आप क्या यूज़र नेम, क्रेडेंशियल, पासवर्ड क्या दे रहे हो। और मान लिया कि इस तरीके का मैंने अटैक या कुछ भी यहाँ पर परफॉर्म किया, एंड लेट मी चेक, YSR प्रॉपर मॉनिटर कर रहा है, यस। तो मैंने फाइलज़िला को जैसे ही कमांड दिया, अब देखो यहाँ पर एक्सेस हो गया विदाउट एनी एरर, और यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया। तो जैसे ये हो गया, अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, इसको स्टॉप किया और यहाँ पर FTP को एंटर किया। अब देखो यहाँ पर 11.137 ने 11.138 के लिए रिस्पॉन्स लिया। राइट क्लिक करके फ्लो TCP स्ट्रीम, और आप चेक करो यहाँ पर यूज़र नेम इसने इस्तेमाल किया एडमिनिस्ट्रेटर, और पासवर्ड इसने इस्तेमाल किया admin@123। तो ये भी हमारा एक इनसिक्योर इनपुट होता है, राइट। बहुत आसानी से हैकर अटैकर इसके अंदर भी इंटीग्रेट, मतलब जो भी है वो कर लेगा। और यहाँ से देखो ये यूज़र का डेटा, या मान लिया कि उसके यूज़र सेक्शन में आकर, एडमिनिस्ट्रेटर में आकर, डेस्कटॉप पर आकर एक नई डायरेक्टरी वो यहाँ से बना सकता है, जैसे क्रिएट डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी का नाम मैंने दे दिया KK।
और एंटर कर दिया। अब मैं सर्वर एंड पर आ जाऊं और यहाँ पर दिखाऊं तो देखो के करके डायरेक्टरी बन गया। तो ईजिली है, बहुत आसान है इस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर पाना है, इसको इस पर अटैक कर पाना। ऐसे ही हमारा वेब सर्वर है, मान लिया कि कोई वेबसाइट है उस पर हमारा मिसकॉन्फ़िगरेशन है ना, कोई भी अननेसेसरी सर्विस वहाँ पर ओपन है, पोर्ट ओपन है, अब वेबसाइट प्रॉपर अपडेट नहीं है, पैच नहीं है ना, या किसी भी तरीके का एसक्यूएल वल्नरेबिलिटी है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, वीक ऑथेंटिकेशन है, एचटीटीपीएस में उसको मेंटेन नहीं किया गया है, एचटीटीपी में है बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखनी होती हैं। डॉस बेस अटैक यहाँ पर परफॉर्म किया जा सकता है, इनसिक्योर कम्युनिकेशन। तो एक वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारी कमियां हो सकती हैं। अगर हम लोग उसको फिक्स करना नहीं जानते तो वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बहुत आसानी से हैक किया जा सकता है और डेफिनेटली ये बहुत बड़ा अटैक होता है। तो सिंपल वर्जन 1 की बुक का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे वायरलेस सिक्योरिटी हैकिंग के बारे में। और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो और लाइक और कमेंट तो करना ही करना है आपको, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है। और देखो मैं इतना डीप आपके पहले पार्ट में कवर कर रहा हूँ, तो इसके तीसरे पार्ट में सोचो कि मैं किस लेवल तक 2025 में आपको सिक्योरिटी पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।